स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को किस टाइप से शेयर किया जा सकता है जिससे कि वो कंट्री रियली में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके। तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक मेथड तो ये है कि हम गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स बना दें, और दूसरा मेथड ये है कि गवर्नमेंट के नीचे गवर्नमेंट बना दें, यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट बन गई, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट बन जाती है। और तीसरा तरीका ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो लैंग्वेज के बिहाफ के ऊपर बने हैं, जो रीजनल ग्रुप्स हैं या कोई वीकर सेक्शन है, उनको भी यदि हम पावर में शेयर दे देते हैं तो हम कहेंगे उस कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वाकई में एक रियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है उस कंट्री के अंदर। और जो लास्ट वाला मेथड है जो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वो ये है कि कंट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो एक्चुअल में तो पावर में शेयर नहीं रखते, लेकिन जो लोग पावर रखते हैं उनको चेक करने की या कंट्रोल करने की या उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की इन ग्रुप्स के अंदर ताकत होती है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड में जब डेमोक्रेसी आई शुरू में तो लोगों का एक पुराना विचार था, और ये थॉट ये था कि अगर पावर एक ही पर्सन के पास हो या एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास हो तो उससे वो जो गवर्नमेंट है अपने डिसीजंस फटाफट ले सकती है। इससे उस कंट्री का जो रूलिंग सिस्टम है उसके अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। ये था ओल्ड नोशन। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक हम पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करेंगे तब तक हम उस कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको एक रियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो जो ओल्ड नोशन था डेमोक्रेसी का वो क्या था, डेमोक्रेसी के बारे में जो ओल्ड नोशन है वो क्या है, ऑल पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन। जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की या तो किसी एक आदमी के पास होनी चाहिए या फिर और ग्रुप ऑफ पर्संस लोकेटेड एट वन प्लेस, या फिर एक लोगों का ग्रुप होना चाहिए और सारी पावर उस ग्रुप के पास हो और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर जगह पे रहेगा। ज्यादातर वो लोकेशन उस कंट्री की कैपिटल होती है, जैसा कि हम चाइना में देखते हैं या रशिया में देखते हैं। जितनी भी पावर्स होती हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास है तो बाकी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पावर में कोई शेयर नहीं दिया जाता। तो हम सिंपल सी बात है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जबकि हम अपने कंट्री में देखते हैं कि पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में हम शेयर किए हुए हैं। इससे जो हमारा कंट्री है वाकई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो इस टाइप की पावर एक पर्सन के पास हो या एक ग्रुप के पास हो, इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसको कंसंट्रेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और लोग ये मानते हैं अगर पावर्स को कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक सिंगल पर्सन या ग्रुप के पास होंगी तो जो डिसीजंस हैं वो फटाफट लिए जा सकते हैं, क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी को लेकर वो ये कहता है कि हमने पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना है, यानी कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? फॉर रियल डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी के अंदर पावर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वाकई में एक रियली में डेमोक्रेसी बन सके। इसके पीछे तीन लॉजिक काम करते हैं। पहला लॉजिक ये है, पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो एक्चुअल में लोगों के पास होती है। यदि लोग अपनी पावर्स को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव को दे दें तो वहां डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है, यानी कि पावर्स का कंसंट्रेशन हो गया। इसीलिए जो लोग हैं उनको भी पावर के अंदर शामिल कर लिया जाना चाहिए। जो सेकंड लॉजिक है वो ये है, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस। जब तक कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, पावर में शेयर नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जो पावर है वो एक आदमी के पास आ गई और उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं बचती। जो तीसरा लॉजिक है, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। जब तक हम पूरे कंट्री में अलग अलग ग्रुप्स को पावर में शेयर नहीं देंगे तो वहां पर भी डेमोक्रेसी रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी को लेकर वो ये कहता है जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो हम कई टाइप से कर सकते हैं। इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का जो पहला टाइप है वो क्या है,
डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, अगर हम उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बना दें और उन पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जो कंसंट्रेशन है पावर की, वो एक आदमी के पास ना होकर 2-3 इंस्टीट्यूशंस में बट जाती है। इससे उस कंट्री के अंदर पावर का रियल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लेजिस्लेचर बना दें। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको कानून बनाने का, एक्ट बनाने का जो अधिकार होता है, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो कानून लेजिस्लेचर ने बना दिए, उन कानूनों को, उन रूल्स को कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करता है, जो ग्रुप इम्प्लीमेंट करता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। अगर ये दोनों ठीक से काम नहीं करते तो इनकी निगरानी रखने के लिए एक जुडिशरी होती है, जो अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है, या एक ऑटोनोमस बॉडी इसको हम कह सकते हैं। हमने यहाँ पर पावर को 3 डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस तरह से पावर को आपस में एक ही लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क एट सेम लेवल, यानी कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एक ही लेवल के ऊपर काम करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? मान लो यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें भी 3 ऑर्गन बना दिए, और यूनियन गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके अंदर भी हम 3 ऑर्गन बना देते हैं। सेम लेवल के ऊपर जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसके अंदर जो तीनों ऑर्गन है, एक दूसरे को चेक करते हैं, और इससे कंट्री में पावर बैलेंस रहती है। जो सेकंड सिस्टम है पावर को शेयर करने का, उसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट के नीचे गवर्नमेंट्स बना देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 लेवल के ऊपर गवर्नमेंट काम करती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स, और थर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, जिसको हम ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको एक्चुअल में कहते क्या है? इट इज नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल का मतलब क्या होता है? पावर्स को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और जो आपने पहले वाला डिफरेंट ऑर्गन वाला पढ़ा था, इसमें पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फेडरल के अंदर पावर्स को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2 और 3 गवर्नमेंट्स, ज्यादातर किसी भी कंट्री के अंदर 2 या 3 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट है। जो फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट है, जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको 2 और नामों से भी बोला जाता है। कौन कौन से हैं? इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको भी 3 नामों से बोला जाता है। इसका सेकंड नाम होता है रीजनल गवर्नमेंट, या इसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगर अपनी कंट्री की बात की जाए तो एक इसमें थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एट लोकल और ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो बेसिक लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट काम करती है। आपने म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत सिस्टम का नाम सुना होगा। उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करती है। पावर्स आर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेडरल सिस्टम। हमने कर लिया कि फेडरल सिस्टम के अंदर पावर्स को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यदि उनको भी पावर में शेयर दे दिया जाए तो कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो रियल डेमोक्रेसी बन जाती है। इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बेल्जियम के अंदर 2 टाइप की कम्युनिटीज थी जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती थी। उन दोनों जो कम्युनिटीज ने एक गवर्नमेंट बना ली ताकि अपने अपने कल्चर को वो बचा सकें, और उससे बेल्जियम कंट्री के अंदर जो सिविल वॉर की कंडीशन अराइज हो गई थी, वो सिविल वॉर नहीं होता। अब हम लेबनान की बात करते हैं। लेबनान के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ने क्या किया, पावर्स को आपस में शेयर कर लिया। जो काफी टाइम से सिविल वॉर जो चल रहा था लेबनान के अंदर, जैसे ही ये दोनों कम्युनिटी पावर को शेयर करती हैं, उसी टाइम वो सिविल वॉर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब, जब तक हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर को आपस में शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग एक दूसरे से नाराज रहेंगे, और उस कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी रियल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप बन सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं, कम्युनिटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एटसेट्रा आर गिवन फेयर शेयर इन द पावर। हम क्या होता है, सभी को अगर पावर के अंदर थोड़ा थोड़ा शेयर दे दिया जाता है तो सभी ग्रुप खुश हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया के अंदर पावर को कैसे शेयर किया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, इसको लागू कर दिया। इस रिजर्वेशन के तहत
हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वीकर सेक्शन या वीमेन को रिजर्वेशन देते हैं ताकि उनको भी पावर के अंदर शेयर मिले। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंट्री है वाकई में एक रियली में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, असेंबलीज और पार्लियामेंट, हमने यहाँ पर एक रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसको लागू किया हुआ है। नाम अभी आपने देख लिए। इससे होता क्या है, जो सोसाइटी है इसमें जो सभी ग्रुप हैं उनको क्या फील होता है, उनको क्या फील होता है, फीलिंग ऑफ वननेस। उनको ये लगता है कि हम भी इस कंट्री का हिस्सा है और उनको अपने कंट्री के साथ एक अटैचमेंट फील होती है। इससे उस कंट्री की जो यूनिटी है उसको कभी कोई खतरा नहीं होता। अब हम फोर्थ टाइप से देखते हैं कि पावर्स को कैसे शेयर किया जाता है। हालांकि ये जो फोर्थ ग्रुप है ये डायरेक्ट पावर में अपना हिस्सा नहीं लेता, पावर को शेयर नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये ऐसा काम करता है कि जो रूलिंग सिस्टम है वो इस ग्रुप से डरेगा। ये कई टाइप से ग्रुप बनते हैं। इन ग्रुप्स की इतनी पावर होती है कि रूलिंग पार्टी यानी कि गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचती है। यदि हमने इस ग्रुप को नाराज कर दिया तो अगली बार जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर उनकी हार पक्की है। तो इस हार से बचने के लिए इस ग्रुप के नीचे गवर्नमेंट एक प्रेशर में काम करती है। तो ये क्या करता है, ये ग्रुप कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, ये जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करता है या गवर्नमेंट को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। ये ग्रुप चेक द रूलर्स, रूलर्स को चेक करता है। चेक करने का काम कौन करता है, जैसे हमने आज देखते हैं अपने कंट्री के अंदर जो बीजेपी है वो रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस है वो अपोजिशन का काम करती है। और अपोजिशन पार्टी की हमेशा ये ड्यूटी बनी रहती है कि रूलिंग पार्टी को फ्री हैंड ना होने दे। अगर रूलिंग पार्टी फ्री हैंड हो जाती है तो वो मनमर्जी के ऊपर उतर आएगी और मनमर्जी के ऊपर उतरने का मतलब होता है कि उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ गई। गिव ए हेल्दी कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द इलेक्शन। कई बार हम देखते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में नहीं जीत सकती, इसलिए वो 2 या 3 पार्टीज के साथ समझौता कर लेती है और वो दोनों तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन को जीत जाती हैं। जब वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं तो दोनों तीनों पार्टीज के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, वो मिलकर कंट्री को रन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसके अंदर भी हम पावर को आपस में शेयर कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो कोएलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम है ये 1990s के बाद आता है। इसके अलावा 1-2 सिस्टम और है कंट्री के अंदर जो पावर में डायरेक्ट तो शेयर नहीं करते, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है या जो रूलिंग पार्टी होती है उसको पूरी तरह से प्रभावित करने के या अपना इफेक्ट दिखाने की इन ग्रुप्स के अंदर शक्तियां होती हैं। कैसे, इनको इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। कई बार आपने ट्रेड यूनियंस के बारे में सुना होगा, फार्मर्स की यूनियन होती है इनके बारे में सुना होगा। इनको हम इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। किस किस टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं, ट्रेडर्स के इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं यानी कि यूनियन हो सकती है, बिजनेसमैन के यूनियन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सभी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं। और इनकी यूनियन के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है इतना ज्यादा होता है कि गवर्नमेंट को भी कोई डिसीजन इनके खिलाफ लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि अगर इस ग्रुप को नाराज कर देंगे तो अगले इलेक्शन में जो उनका जो जीतने का जो चांस है वो घट जाता है। गवर्नमेंट कमेटीज क्या होती हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए कोई कानून बनाना है या फार्मर की बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी को लॉन्च करना है, तो वो पॉलिसी अच्छी से लॉन्च हो इसके लिए कुछ फार्मर्स को कमेटी बनाकर गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि इसमें कुछ सैलरी वैलरीज का सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये फार्मर्स गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि फार्मर्स का अच्छे से बेनिफिट कैसे हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कई बार कुछ ट्रेड यूनियंस गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, यानी कि ट्रेडर्स या बिजनेसमैन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर अलग अलग सेक्शंस को पावर में शेयर देती है तो उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वाकई में एक रियल डेमोक्रेसी कहलाती है। और ये जो जितना भी सिस्टम हमने स्टडी किया ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सभी मिलकर गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि पुराना नोशन ये होता था
कि सारी पावर एक पर्सन या एक ग्रुप के पास होनी चाहिए, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें पावर्स को अलग अलग मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना है, ताकि उस कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो रियली में एग्जिस्ट कर सके और इससे कंट्री के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। सोसाइटी का कोई भी ग्रुप गवर्नमेंट से नाराज नहीं होता, जो कंट्री की इंटीग्रिटी होती है वो बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।